विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम अहस्तक्षेपवादी राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। अराजकतावादी दृष्टिकोण क्या होता है, राज्य का आदर्श दृष्टिकोण कौन सा होता है, अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा का विकास, अहस्तक्षेपवाद की राज्य की विचारधारा का अर्थ और अहस्तक्षेपवादी राज्य की प्रमुख मान्यताएं, आज इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अहस्तक्षेपवादी राज्य मानव जीवन के कल्याण के क्षेत्र में राज्य की भूमिका क्या हो, यानी मानव के कल्याण के लिए राज्य की भूमिका कितनी होनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न विद्वानों के मध्य सदैव विमर्श का बिंदु रहा है। मानव जीवन में राज्य को कितना हस्तक्षेप करना चाहिए, इस बारे में कोई मतैक्य नहीं हो पाया है। विद्वानों में कोई एक राय नहीं है कि राज्य को कितना हस्तक्षेप करना चाहिए। इस संबंध में विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण विद्वानों ने व्यक्त किए हैं। इन दृष्टिकोणों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण है अराजकतावादी दृष्टिकोण। प्लेटो तथा अरस्तु के इस सिद्धांत का कि एक अच्छे नागरिक एक अच्छे राज्य में ही संभव हो सकते हैं विरोध करते हुए स्टोइक विचारधारा के प्रवर्तक जीनो ने इस राज्यहीन समाज का प्रतिपादन किया, अर्थात राज्यहीन समाज की विचारधारा दी जीनो, जिसमें पूर्ण समानता तथा स्वतंत्रता मानव स्वभाव की मूल सत्प्रवृत्तियों को जागृत कर देगी और सार्वभौमिक सामंजस्य स्थापित कर देगी। इन प्राचीन दार्शनिकों ने इस अवधारणा का प्रयोग एक राज्यहीन नवीन समाज की रचना के आधार के रूप में नहीं किया, जैसा कि आधुनिक अराजकतावादी करते हैं। प्राचीन और आधुनिक अराजकतावाद में एक अंतर यह है कि आधुनिक अराजकतावादी राज्य के साथ साथ व्यक्तिगत संपत्ति और संगठित धर्म का भी विरोध करते हैं। अराजकतावादियों के विचार में राज्य एक दमनकारी संस्था है जिसे वे समाप्त हुआ देखना चाहते हैं। इस वर्ग में भी क्रांतिकारी अराजकतावादियों ने यहाँ तक विचार व्यक्त किया है कि यदि राज्य को समाप्त करने के लिए हिंसा का सहारा भी लिया जाए तो अनुचित नहीं होगा। बकुनी और प्रिंस कोपोटकिन इस विचार के समर्थक माने जाते हैं। दूसरे वर्ग के अराजकतावादियों में कुछ उदार किस्म के दार्शनिक अराजकतावादियों की मान्यता है कि राज्य को समाप्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम लोगों को इस तर्क से संतुष्ट करना होगा कि राज्य एक पूर्णतः अनुपयोगी संस्था है। ये उदारवादी अराजकतावादी सभी प्रकार की सरकारों का विरोध नहीं करते, अपितु केवल उन सरकारों का विरोध करते हैं जो दमनकारी प्रतीत होती हैं। इन सभी श्रेणियों के अराजकतावादियों का यह विचार है कि राज्य और उसमें कार्यरत सरकार मानव स्वतंत्रता की विरोधी होती है। ये सरकारें अकुशल, एकपक्षीय और अधिनायकवादी होती हैं, इसलिए ये घृणा करने के योग्य हैं। टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी को इस विचारधारा का समर्थक माना जाता है। आदर्शात्मक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान के दो महान विचारक प्लेटो और अरस्तु राज्य को एक आदर्श के रूप में मानते हैं। इन दोनों ने राज्य और समाज के मध्य कभी भेद नहीं किया। अरस्तु का मानना था कि मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। यह एकाकी जीवन नहीं बिता सकता, बशर्ते कि वह देवता अथवा हिंसक जीव ना हो, अर्थात या तो देवता या फिर कोई हिंसक जानवर ही अकेले जीवन जी सकते हैं। अगर वो कोई मनुष्य है तो उसको समाज में ही जीना होगा, समाज में ही जी सकता है, लोगों के बीच ही जी सकता है, वो अकेला नहीं जी सकता। यह केवल समाज में ही रहने का परिणाम है कि एक मनुष्य अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकता है और प्रत्येक तरीके से अत्यधिक उन्नति कर सकता है। इसलिए राज्य की अनिवार्यता से बचा नहीं जा सकता। इसी संदर्भ में हीगल, ग्रीन तथा अन्य अनेक राजनीतिक शास्त्रियों ने
राज्य की भूमिका के क्षेत्र के विषय में अपने अपने विचार दिए हैं। उपर्युक्त दोनों दृष्टिकोणों के आधार पर राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में दो अवधारणाएं दृष्टिगोचर हुई हैं। पहली अवधारणा अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा और दूसरी अवधारणा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। अब हम पढ़ते हैं अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा, इसका विकास कैसे हुआ। अहस्तक्षेपवादी राज्य की विचारधारा के ऐतिहासिक उदाहरणों के अंतर्गत कहा जाता है कि 17वीं और 18वीं शताब्दियों में दैवीय सिद्धांत लोकप्रिय था। इस सिद्धांत के अनुसार राजा को ही ईश्वर का दूत माना जाता था। राजा की आज्ञा का पालन करना ईश्वर की आज्ञा का पालन करना माना जाता था। उस समय लोग देवी के उपासक थे और दैवीय सिद्धांत में विश्वास करते थे। लेकिन उस समय के राजाओं ने जनता की भावनाओं के विपरीत एक तो भारी कर लगा दिए और दूसरे ऐसे नियम और कानून बना दिए जिनसे जनता की स्वतंत्रता नष्ट हो गई। राज्य ने आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत विदेशों से आने वाली तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर अनेक प्रकार की पाबंदी लगा दी। साथ ही व्यक्ति के खान पान और उसकी वेशभूषा के संदर्भ में राज्य द्वारा अनेक नियम बनाए जाते थे। राज्य के द्वारा किए गए उक्त कार्यों के परिणाम स्वरूप इसके विरुद्ध एक बौद्धिक क्रांति हुई, जिसे अहस्तक्षेपवादी राज्य की विचारधारा के नाम से जाना जाता है। लेसेज फेयर, यह एक शब्द है। लेसेज फेयर शब्द का प्रयोग पहली बार फ्रेंच आर्थिक सिद्धांतकारों डॉक्टर फ्रैंकोइस केनसे और मार्किस डी मिराबियो द्वारा किया गया था। फ्रांस फिजियोकेट विचारकों ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि राज्य को व्यापार तथा राजस्व के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस विचारधारा के प्रारंभिक प्रतिपादकों में विल्हेम हम्बोल्ट का नाम विशेष रूप से स्थापित है। हम्बोल्ट ने गवर्नमेंट मिनिमम पर लिखते हुए विचार व्यक्त किए कि राज्य को जनहित के लिए किसी प्रकार का सकारात्मक कदम नहीं उठाना चाहिए। अर्थात यह एक विचारधारा है जो अहस्तक्षेपवादी राज्य की विचारधारा है, यानी राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अहस्तक्षेप, हस्तक्षेप में आगे आ लगाया गया है, यानी हस्तक्षेप नहीं करना। अब दो क्षेत्र बताए हैं विलियम हम्बोल्ट ने। कौन से दो क्षेत्र बताए हैं कि भाई एक तो राजस्व का क्षेत्र और एक व्यापार का क्षेत्र। इनमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम्बोल्ट ने गवर्नमेंट मिनिमम पर लिखते हुए विचार व्यक्त किए हैं कि राज्य को जनहित के लिए किसी प्रकार का सकारात्मक कदम नहीं उठाने चाहिए। अहस्तक्षेप अर्थशास्त्र के पीछे जो दर्शन था उसे पहली बार 1776 में प्रसिद्ध स्कॉटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में अहस्तक्षेपवादी विचारधारा के रूप में प्रतिपादित किया। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के प्रमुख विचारक रहे हैं। उन्होंने पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, तो उन्होंने उस पुस्तक में अहस्तक्षेपवादी विचारधारा प्रतिपादित की है। एडम स्मिथ का मत था कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य का कार्य क्षेत्र केवल न्याय व्यवस्था बनाए रखना है। वे आगे लिखते हैं, राज्य को आर्थिक मामलों, अर्थशास्त्र के नियमों, मांग, पूर्ति, प्रतियोगिता आदि के क्षेत्र में राम भरोसे छोड़ दिया जाना चाहिए। एडम स्मिथ के उपरांत रिकार्डो तथा माल्थस ने आर्थिक हस्तक्षेप का समर्थन किया। 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम क्वेस ने नामक फ्रेंच दार्शनिक ने इस सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया कि राज्य को केवल नैसर्गिक व्यवस्था तक ही सीमित रहना चाहिए। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में तो हम्बोल्ट ने यहाँ तक कहा कि शासन को जहाँ तक हो सके न्यूनतम कार्य करने चाहिए। इसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर और सिजविक
आदि व्यक्तिवादी विचारकों ने इस विचार को आगे बढ़ाया। जॉन स्टुअर्ट मिल राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे। वे राज्य की समाप्ति के पक्षधर तो नहीं थे, पर ये अवश्य मानते थे कि राज्य न्यूनतम कार्य करे और व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता दी जाए। हर्बर्ट स्पेंसर भी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे और उसके कार्य और शक्तियों का विरोध करते थे। उनका मत था कि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अपना स्वयं का विकास कर सकता है। वे डार्विन द्वारा दिए गए जीवन संघर्ष के सिद्धांत की मान्यता का समर्थन करते थे। डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था कि जो सबल है वो जिंदा रहेगा और जो निर्बल है वो समाप्त हो जाएगा। इसी आधार पर वे यह भी मत रखते हैं कि राज्य को कमज़ोर लोगों की सहायता नहीं करनी चाहिए तथा जनता की भलाई के कार्य नहीं करने चाहिए। अहस्तक्षेपवादी राज्य की विचारधारा के समर्थक विद्वान फ्रीमैन का विचार है कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। अहस्तक्षेपवादी विचारधारा ने 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत आर्थिक नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इस विचारधारा में अर्थशास्त्र के साथ साथ राजनीतिक विचारधारा समाहित है। अहस्तक्षेपवादी राज्य की विचारधारा का अर्थ। ये तो विद्वान थे जिन्होंने अपने अपने मत व्यक्त किए थे अहस्तक्षेपवादी राज्य की विचारधारा के संदर्भ में। अब हम इस विचारधारा का अर्थ समझते हैं। अहस्तक्षेपवादी राज्य की विचारधारा को लेसेज फेयर कहा गया है। लेसेज फेयर फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो ताकि वह अपना कार्य निर्विघ्न रूप से अपनी इच्छा अनुसार कर सके। दूसरे शब्दों में व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो, जैसा वो करना चाहता है उसे करने दो, क्योंकि व्यक्ति अपना अच्छा और बुरा स्वयं सोच सकता है। अहस्तक्षेपवादी अवधारणा को व्यक्तिवादी या राम भरोसे राज्य की विचारधारा आदि नामों से भी जाना जाता है। ये शब्द एक ही धारणा के पर्यायवाची शीर्षक हैं। इस विचारधारा की मान्यता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, अर्थात ये राज्य को एक बुराई तो स्वीकारते हैं किंतु उसे आवश्यक भी मानते हैं। इनके अनुसार चूँकि राज्य एक बुराई है इसलिए उसकी गतिविधियों को अधिकतम संभव सीमा तक सीमित कर दिया जाना चाहिए। इस व्यक्तिवादी विचारधारा के मूल समर्थक हैं J.S. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, मिल्टन, लॉक, वाल्टेयर। ये सभी विद्वान राज्य द्वारा मानव जीवन में अहस्तक्षेप की नीति में विश्वास करते हैं। राम भरोसे नीति का आग्रह है कि व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार काम करने दिया जाए क्योंकि वह अपने निजी हितों का सर्वोत्तम संरक्षक है। व्यक्ति को अपनी योग्यताओं और व्यक्तित्व के विकास का पूरा मौका मिले, इसलिए राज्य को उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य का अस्तित्व केवल संरक्षण और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए है, ना कि व्यक्ति के विकासात्मक कार्यों और उनके विस्तार के लिए। लेसेज फेयर शब्द का अर्थ इस शब्द की संज्ञा के अनुसार ऐसा सिद्धांत और व्यवस्था जिसके अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में सरकार व्यक्ति को स्वायत्तता प्रदान करे, साथ ही यह विश्वास किया जाए कि राज्य आर्थिक क्षेत्र में जहाँ तक संभव हो कम से कम हस्तक्षेप करेगा। ब्रिटिश शब्दकोश के अनुसार हस्तक्षेप निजी हितों के लिए वाणिज्य क्षेत्र में अप्रतिबंधित स्वतंत्रता का सिद्धांत है, अर्थात यह दूसरों के मामलों में उदासीनता या गैर हस्तक्षेप का सिद्धांत है। फ्रेंच शब्दकोश के अनुसार लेसेज फेयर का अर्थ एक ऐसे सिद्धांत का चयन है जिसके अंतर्गत सरकार वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों में हस्तक्षेप ना करे। यूवर शब्दकोश के अनुसार लेसेज फेयर एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें सरकार वाणिज्यिक गतिविधियों में कम से कम विनियमन का कार्य करती है या जिसमें व्यक्ति को बिना किसी हस्तक्षेप के वह कार्य करने दिया जाए जो वह चाहता है। उक्त सिद्धांत का एक उदाहरण पूंजीपति देशों द्वारा आयोजित आर्थिक नीति के क्रियान्वयन को बताया जा सकता है, जबकि दूसरे उदाहरण के अंतर्गत बिना स्थानीय संस्था की स्वीकृति के एक घर का स्वामी अपने घर के सामने
या आते में अपनी इच्छा से विकास कार्य करने का अधिकारी हो। वेबस्टर्स न्यू वर्ल्ड एक शब्दकोश है, उसके अनुसार अहस्तक्षेप का अर्थ है व्यक्तियों को बिना किसी हस्तक्षेप या निर्देश के कार्य करने की अनुमति देना। दूसरे शब्दों में, उद्योग के स्वामी को यह अनुमति देना कि वह सरकारी नियमन के बिना अपने उद्योग के लिए प्रतियोगिता के संदर्भ में स्वयं नियम बनाए तथा मजदूरों की दशा को तय करे। द अमेरिकन हेरिटेज ये भी एक शब्दकोश है, इसके अनुसार हस्तक्षेप एक ऐसा आर्थिक सिद्धांत है जो वाणिज्यिक क्रियाओं में सरकार के नियमन या हस्तक्षेप का विरोध करता है। वह वाणिज्यिक क्रियाओं में स्वयं व्यक्ति के आर्थिक कानून के अनुसार संचालित करने के लिए एक मुक्त उद्यम प्रणाली को अपनाता है। उक्त शब्दकोश में इस शब्द का अर्थ दूसरों के मामलों में गैर हस्तक्षेप अंकित किया गया है। अर्थात ये जो उपयुक्त परिभाषाएं दी गई हैं इनसे स्पष्ट होता है अहस्तक्षेप का मतलब है कि किसी दूसरे व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप ना करना, टांग ना अड़ाना, उसे वह करने देना जो वह करना चाहता है, क्योंकि वह अपने हितों का सबसे बड़ा चिंतक है, वो अपना भला बुरा खुद सोच सकता है। यह बात अहस्तक्षेपवादी विचारधारा कहती है। अब हम पढ़ते हैं अहस्तक्षेपवादी राज्य की प्रमुख मान्यताएं। अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा निम्न मान्यताओं पर आधारित है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास एक स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण में ही हो सकता है, बंधन के वातावरण में नहीं। राज्य का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि अपराध होते हैं, अतः राज्य को प्रमुख रूप से सुरक्षा का दायित्व निभाना चाहिए। समाज में मनुष्य का भौतिक और आर्थिक विकास स्वतंत्र प्रतियोगिता द्वारा ही संभव हो सकता है। राज्य और उसकी सरकार केवल नियामकीय कार्य ही कर सकती है। व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक क्रियाओं को संपन्न करने की क्षमता किसी सरकार में नहीं हो सकती। निजी क्षेत्र में व्यक्ति जिस तत्परता और योग्यता से अतिरिक्त श्रम करता है, वह तत्परता सार्वजनिक कार्यों में इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि उसमें व्यक्ति की कोई निजी प्रेरणा नहीं होती। अर्थात अहस्तक्षेपवादी राज्य की जो मान्यताएं हैं वो ये कहती हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास स्वतंत्र वातावरण में संभव है। राज्य एक बंधन है, इसलिए वहाँ उसका विकास स्वतंत्रतापूर्वक नहीं हो सकता। राज्य का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि अपराध होते हैं, अतः राज्य को सिर्फ अपराधों की रोकथाम के कार्य करने चाहिए। राज्य को केवल नियामकीय कार्य करने चाहिए। नियामकीय कार्य से मतलब है नियम कानून बनाना, उनका पालन करवाना, लेकिन आर्थिक गतिविधियों में राज्य को भाग नहीं लेना चाहिए। आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।